नमस्कार बच्चों। यह वीडियो मैंने आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से एक फटाफट रिवीजन हो जाए आपका, इस दृष्टिकोण से मैंने बनाया है। तो इस वीडियो में आज हम ब्रिटेन के पूरे संविधान का एक सरसरी नजर से अध्ययन करेंगे। फटाफट हम ब्रिटेन के संविधान को समझने का प्रयास करेंगे। ब्रिटेन के संविधान की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक अलिखित संविधान है। दुनिया के जितने भी संविधान हैं, वे सभी लिखित संविधान हैं। ब्रिटेन एकमात्र अलिखित संविधान वाला देश है। यह संविधानों की जननी भी कहा जाता है। इसका निर्माण नहीं हुआ है, वरन लगभग 1500 सालों के लंबे कालखंड में इसका विकास हुआ है। इसलिए 1500 साल में इसकी सभी संस्थाओं का धीरे धीरे निर्माण होता चला गया और वे सभी ब्रिटेन के संविधान के अंग बनते चले गए। इसके विकास में दो तत्वों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, संयोग का तत्व और विवेक का तत्व। संविधान का जो विकास है वो संयोग से ज्यादा हुआ है, विवेक से कम हुआ है। संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उसके निर्माण में संयोग ने महत्व दिया, जैसे कि संसद। ब्रिटेन की संसद का जो विकास है वो एंग्लो सैक्सन पीरियड में यानी कि 5वीं शताब्दी में होना शुरू हुआ, जब एक संस्था विटनेस मोट बनाई गई। विटनेस मोट जो थी वो आगे चल करके नॉर्मन काल में मैग्नम कॉन्सिलियम के रूप में सामने आई, और मैग्नम कॉन्सिलियम जो है बाद में 1295 में मॉडल पार्लियामेंट एक बनी, और इसी मॉडल पार्लियामेंट से बाद में वर्तमान स्वरूप में संसद का विकास हुआ। इसलिए संसद का आज का जो स्वरूप है वो कई 100 सालों के पश्चात सामने आया है। द्विसदनात्मक संसद। संसद के दो सदन हैं, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा, लेकिन ये दोनों सदन भी ब्रिटेन में संयोग से ही उत्पन्न हुए, जबकि मॉडल पार्लियामेंट के समय जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले जो 3 तरह के लोग थे, एक उच्च वर्ग के लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग थे और निम्न वर्ग के लोग थे। जो मध्यम वर्ग के जो सामंत हैं, जिनकी दुविधा ये थी कि वो उच्च वर्ग वाली जो टोली है उसमें जाके खड़े हों या कि जनता के प्रतिनिधियों के बीच में खड़े हों, तो उन्होंने अपने असमंजस को समाप्त किया और बीच के जो छोटे जो मझोले सामंत थे उन्होंने अपने आप को या तो बड़े सामंतों में मिला दिया या फिर जन सामान्य में मिला दिया। इस तरह द्विसदनात्मक संसद भी वहां बाई चांस अस्तित्व में आई मॉडल पार्लियामेंट के समय। कैबिनेट प्रणाली का विकास। कैबिनेट प्रणाली ब्रिटेन की पूरी दुनिया को एक अद्वितीय देन है। ब्रिटेन ने ही संसदात्मक प्रणाली, जिसे आज हम कैबिनेट प्रणाली कहते हैं, दुनिया को एक भेंट के रूप में ब्रिटेन ने प्रदान की। आज दुनिया के अधिकांश देशों में यह कैबिनेट प्रणाली पाई जाती है, किंतु ब्रिटेन में यह जो प्रणाली है यह सोच समझ कर नहीं बनाई गई, वरन इसका भी विकास हुआ था। और यह जो विकास हुआ था ये बाई चांस इस तरह से हुआ था कि राजा अपने मंत्रियों से जो राय मशविरा पहले लेता था, अपने मंत्रियों को चुनता था, वो पहले तो अपनी मर्जी से चुनता था, लेकिन धीरे धीरे संसद के दबाव में आकर के उसे संसद के विश्वास पात्र व्यक्तियों को अपनी कैबिनेट में उसने लेना शुरू किया। फिर चार्ल्स द्वितीय ने अपने 5 विश्वास पात्र व्यक्तियों को, जिनका की प्रथम नामों से मिला करके नाम बना काबाल, तो काबाल से फिर कैबिनेट प्रणाली अस्तित्व में आई। कैबिनेट प्रणाली के लिए पहले प्रिवी परिषद से फिर काबाल और काबाल से कैबिनेट या मंत्रिमंडल का विकास हुआ। प्रधानमंत्री पद का उदय भी एक बहुत ही बाई चांस या संयोग से बनी हुई घटना है, क्योंकि हैनोवर काल के जो जॉर्ज राजा थे, जॉर्ज फर्स्ट और जॉर्ज सेकंड, उनको अंग्रेजी बोलना नहीं आता था, तो इसलिए
अपने अंग्रेजी बोलना, और क्योंकि वो विदेशी थे, ब्रिटिश राजनीति में उनकी रुचि नहीं थी, उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना छोड़ दिया अपनी इस मजबूरी और कमी के कारण, और उसके स्थान पर अपना एक मनोनीत व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में अध्यक्षता करने के लिए लगाया। तब से जो परंपरा वो चल पड़ी कि प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और राजा को केवल वो सूचना देता रहेगा। इसी तरह से राजनीतिक दल प्रणाली का भी वहां पर विकास बाई चांस हुआ, क्योंकि दो प्रकार की विचारधाराओं के लोग राजा के सामने आते थे। एक तो ऐसे लोग थे जो रूढ़िवाद का समर्थन करने वाले सामंत और उच्च स्तरीय जनता के उच्च वर्गों वाले लोग थे, और दूसरे लोग वो थे जो संसद का समर्थन करते थे। इस तरह से ये जो दो प्रकार की विचारधाराएं थी, आगे चल करके अनुदार दल और उदार दल, या जिनको हम टोरीज या विग्स पहले कहते थे, आज उनको कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी कहते हैं। इसी प्रकार से नाम मात्र का राजा, ब्रिटेन का जो राजा है वो केवल नाम मात्र का ही राजा है, उसकी सारी शक्तियों का प्रयोग संसद राजा के द्वारा किया जाता है। यह भी जो ब्रिटेन का एक महत्वपूर्ण जो तत्व है, वो संसद राजा, यह स्टुअर्ट काल के अंत में यह विकास हो गया था कि राजा संसद के अनुसार ही, संसद की इच्छा के अनुसार ही कार्य करेगा। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये जितने भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, चाहे संसद है, चाहे मंत्रिमंडल है, चाहे प्रधानमंत्री है, राजनीतिक दल और नाम मात्र का राजा, ये सब संयोग से ब्रिटेन में अस्तित्व में आए। विवेक के तत्व, ये वो संविधान का महत्वपूर्ण भाग है जो कि लिखा गया है। मैग्ना कार्टा जो कि 1215 में आया, एक अत्याचारी राजा जॉन, उस राजा जॉन को जनता ने इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वो उसकी कुछ शर्तों को माने जो कि मैग्ना कार्टा में लिखी गई थी। इसी तरह से 1628 में आया पिटिशन ऑफ राइट्स। पिटिशन ऑफ राइट्स जो है वो चार्ल्स प्रथम को इस बात के लिए मजबूर किया गया कि वो पिटिशन ऑफ राइट्स पर हस्ताक्षर करे। इसी तरह से 1689 में एक जो अधिकार पत्र आया वो था बिल ऑफ राइट्स। ये तीन बड़े ही महत्वपूर्ण अधिकार पत्र हैं जो जनता ने राजा के सामने प्रस्तुत किए थे और राजा को बाध्य कर दिया था कि वो उन पर हस्ताक्षर करे, वरना उसको पद से हटा दिया जाएगा। इस तरह से ये ब्रिटेन के संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। अब यदि ये प्रश्न आ जाता है कि विवेक के तत्व के कुछ एग्जाम्पल्स आप बताइए, तो आप लिख सकते हैं मैग्ना कार्टा, पिटिशन ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स। इसी तरह से 1701 का सेटलमेंट एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट, उत्तराधिकार अधिनियम, जिसमें यह तय किया गया कि राजा का उत्तराधिकार जो है वो ब्रिटेन की संसद ही तय करेगी, राजा किसी कैथोलिक से विवाह नहीं कर पाएगा। इस प्रकार की अनेक बातें जो हैं वो उत्तराधिकार अधिनियम में संसद ने सुनिश्चित कर दी। यह भी संसद ने सोच समझकर विवेक के तत्व में इसको हम सम्मिलित करेंगे। कॉमन सभा का लोकतंत्रीकरण 1832, 1867, 84, 1928 के जो विभिन्न अधिनियम हैं, इनमें धीरे धीरे जनता के सभी वर्गों को कॉमन सभा के लिए वोट देने का अधिकार दिया गया। लॉर्ड सभा की शक्तियों में कमी की गई 1911 और 1949 के अधिनियमों के माध्यम से। यदि यह प्रश्न आ जाए कि 1928 का जो संसदीय अधिनियम है उसके द्वारा क्या किया गया, तो 1928 में वयस्क मताधिकार, अर्थात 1928 में ही पहली बार स्त्रियों को भी ब्रिटेन में मताधिकार दिया गया था। 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियमों के द्वारा जो दो महत्वपूर्ण बातें तय हुई, वो ये कि लॉर्ड सभा को संसद के द्वारा पारित किसी भी बिल में 1 वर्ष से ज्यादा रोकने की शक्ति नहीं है। यदि कॉमन सभा किसी विधेयक को पास करके लॉर्ड सभा के पास भेजती है, तो 1911 के अनुसार लॉर्ड सभा केवल 2 वर्ष तक उसको रोक कर रख सकती थी,
2 वर्ष के पश्चात उसे पारित करना ही होगा। और 1949 में यह शक्ति 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दी और वित्त विधेयकों के लिए ये व्यवस्था की गई कि 1 महीने की विलंबनकारी शक्ति अर्थात कोई भी वित्त विधेयक यदि लॉर्ड सभा में जाएगा 1 महीने बाद स्वतः ही वो लॉर्ड सभा से पारित मान लिया जाएगा। लॉर्ड सभा उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देती है तो भी। इस तरह से संयोग और विवेक के तत्वों से मिलकर के ही आज का ब्रिटेन का जो संविधान है वो हमें दिखाई देता है। और वर्तमान में खासकर 19वीं शताब्दी के पश्चात जो भी विकास हुआ है ब्रिटेन के संविधान में वो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि विवेक के तत्व का ही परिणाम है, जिसका अर्थ यह है कि तब से लेकर के आज तक संसद ने विभिन्न अधिनियम, विभिन्न कानून बना करके ब्रिटेन के संविधान का विकास किया है। अब यदि बात करें ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं क्या हैं, तो फटाफट देख लेते हैं। विकसित संविधान, यह किसी एक विशेष समय में निर्मित नहीं हुआ, जैसा कि हम भारत के संविधान के लिए कहते हैं कि भारत का संविधान जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की अवधि में बनकर के तय हुआ। ऐसा हम ब्रिटेन के लिए नहीं कह सकते क्योंकि इसको बनने में लगभग 1500 साल लग गए। अलिखित संविधान, ठीक है, ये किसी डॉक्यूमेंट में, किसी पुस्तक में के रूप में हम इसको नहीं देख सकते हैं। एकात्मक संविधान, एकात्मक का अर्थ ये है कि केवल संविधान की सभी शक्तियां केवल संविधान में केंद्रीय सरकार को दी गई है। कोई भी यहाँ पर राज्य सरकारें नहीं हैं जिसके साथ केंद्र सरकार शक्तियों का बंटवारा करे। इसलिए शक्तियां संपूर्ण रूप में केंद्र सरकार के पास विद्यमान है। लचीले संविधान का अर्थ ये है कि इसमें कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। संसद कभी भी संविधान में कोई भी कानून बना करके उसे संविधान का हिस्सा बना सकती है। पैतृक और सीमित संविधान का तात्पर्य ये है कि वंश परंपरा से जो है वो राजपद का उत्तराधिकार मिलता है। इसी तरह से लॉर्ड सभा भी जो है एक पैतृक सदन है, उसमें लॉर्ड के जो सबसे बड़ा पुत्र है उसको लॉर्ड बनाया जाता है। हालांकि इस तत्व में अब धीरे धीरे कमी आ रही है, किंतु फिर भी अभी भी ये व्यवस्था विद्यमान है। धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान करता है। संसदात्मक शासन प्रणाली है ब्रिटेन में, अर्थात एक राजा है जो नाम मात्र का अध्यक्ष है पूरे देश का, और प्रधानमंत्री है जो सरकार का नेता है, सरकार का मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। संसद की सर्वोच्चता, इसका अर्थ ये है कि ब्रिटेन में संसद अपनी इच्छा से कोई भी कानून बना सकती है, उसके द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। मिश्रित संविधान का अर्थ ये है कि ब्रिटेन के संविधान में राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र, इन तीनों के तत्व विद्यमान हैं। राजा तो वहां है ही, कुलीन तंत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली लॉर्ड सभा है, और लोकतंत्र वहां पर कॉमन सभा लोकतंत्र का ही एक उदाहरण है। विधि का शासन एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो ब्रिटेन से ही आधुनिक दुनिया को मिली है, और उसका अर्थ ये है कि ब्रिटेन में किसी भी व्यक्ति का शासन नहीं है वरन कानून का शासन है, और कानून की नजर में सबको समान समझा जाएगा, कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। जितना अंतर ब्रिटेन में संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में पाया जाता है उतना दुनिया के दूसरे किसी भी देश में नहीं पाया जाता। जैसे कुछ उदाहरण यदि हम देखें तो सिद्धांत में तो इंग्लैंड का राजा सर्वशक्तिमान है, जबकि व्यवहार में उसके पास शक्ति शून्यता है, उसके पास कोई शक्ति ही नहीं है। सिद्धांत में संसद जो है वो सर्वोच्च है, वहां पर सुप्रीमेसी ऑफ संसद की अवधारणा प्रचलित है, किंतु व्यवहार में वहां की संसद बहुत ही एक निरुपाय सा सदन है। वो एक उसके पास कोई शक्तियां नहीं है, उसकी सारी शक्तियां मंत्रिमंडल के पास चली गई हैं। इस प्रकार से बहुत से ऐसे तत्व हैं जो सिद्धांत में कुछ और हैं किंतु व्यवहार में कुछ और दिखाई देते हैं। अब हम बात करें एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो ब्रिटेन के संविधान में है, वो है परंपराएं।
आपके कोर्स के हिसाब से परंपराएं या कन्वेंशंस क्या होती हैं, यह यदि प्रश्न आ जाए तो ब्रिटेन के संविधान के बहुत बड़े भाग का निर्माण परंपराओं से ही हुआ है। परंपराएं होती क्या है, तो डाइसी के अनुसार परंपराएं वे नियम हैं जिनसे सम्राट के स्वेच्छाचारी अधिकारों का प्रयोग सुनिश्चित हुआ। ऑग और जिंक की परिभाषा यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। ऑग और जिंक ने ये कहा है कि परंपराएं कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का काम करती हैं, ये कानून को कार्य रूप देती हैं। जेएस मिल परंपराओं को संविधान के अलिखित सूत्र कहता है। अब यदि बात करें कानून और परंपरा में अंतर क्या है, यदि यह छोटा प्रश्न आ जाता है तो कानून का निर्माण संसद करती है, जबकि परंपराएं अपने आप अस्तित्व में आती हैं संयोग के द्वारा। कानून लिखित होता है, परंपराएं अलिखित होती हैं। कानून के पीछे दंड का बल है, न्यायपालिका कानून का पालन नहीं करने वाले को दंडित करती है, जबकि परंपराओं के पीछे केवल नैतिक बल है। परंपराओं का उल्लंघन करने पर दंड नहीं दिया जाता। कानून स्पष्ट होता है क्योंकि वो लिखित होता है और परंपराएं अस्पष्ट होती हैं। एक प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि परंपराओं का पालन क्यों किया जाता है। इसमें 3 व्यक्तियों के जो तर्क हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, डाइसी का, लावेल का और लास्की का। डाइसी ये कहता है कि परंपरा का पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि परंपरा के उल्लंघन से कानून का भी उल्लंघन हो जाता है, और क्योंकि कानून के उल्लंघन से दंड मिलेगा इसलिए व्यक्ति परंपरा का उल्लंघन भी नहीं करते, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत गहराई से एक दूसरे के साथ अंतर्गुंथित है। तो डाइसी ये तर्क देता है कि कानून के उल्लंघन के भय से ही लोग परंपरा का भी पालन कर लेते हैं। लावेल डाइसी के तर्क को स्वीकार नहीं करता और वो ये कहता है कि परंपराओं का पालन इसलिए किया जाता है कि परंपराओं को जनमत का समर्थन प्राप्त है। यदि कोई व्यक्ति परंपराओं का विरोध करता है, कोई भी सरकार परंपराओं के विरोध में कार्य करती है, तो जनता अगले आम चुनाव में उसे अस्वीकार कर देगी। यही डर राजनीतिक दलों को परंपराओं का पालन करने के लिए बाध्य करता है। लास्की एक तीसरा विचारक है, वो ये कहता है कि परंपराओं का पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि वे प्रचलित संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है। जैसा संविधान अस्तित्व में आया है, परंपराएं उस संविधान को पुष्ट करने वाली हैं और सभी राजनीतिक दलों का समर्थन इन परंपराओं को प्राप्त है। इसलिए चाहे कोई भी दल सत्ता में आए, फर्क नहीं पड़ता, सभी राजनीतिक दल परंपराओं को स्वीकृति देते हैं। अब यदि हम कुछ बिंदुओं में देखें तो परंपराओं का पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि वो उपयोगी हैं। उन्होंने राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण किया है, ये जन समर्थन पर आधारित हैं। सभी परंपराएं जो हैं वो जनता के समर्थन से आज चल रही हैं। परंपराओं से ही ब्रिटेन के संविधान का क्रियान्वयन आज जिस रूप में हम देखते हैं उस रूप में हुआ है। एक निरंकुश राजा को लोकतंत्र में बदल देना, यह चमत्कार परंपराओं के कारण ही हो पाया है। इसी प्रकार से परंपराओं से शासन में मितव्ययी बहुत सारी परंपराएं हैं जिनके कारण शासन के जो है अनावश्यक खर्चों में कमी ही आई है। जैसे कि नाम मात्र का राजा, अब ये परंपरा से वहां राज्य के अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता। इस परंपरा से वहां पर जो पब्लिक पर्स है, जो सार्वजनिक धन है, उसकी बचत होती है। फिर परंपराएं ब्रिटेन की जनता के रूढ़िवादी स्वभाव के अनुरूप है। ब्रिटेन की जनता बहुत अधिक रूढ़िवादी है स्वभाव से, उसको अपनी परंपराओं से प्रेम है। अगला प्रश्न है राजा और राजमुकुट, इनका अर्थ क्या है, इनका अंतर क्या है। तो 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई, जिसने चार्ल्स द्वितीय को, जो कि एक अत्याचारी राजा था, उसको गद्दी से हटा दिया था, और इस गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात विलियम और मैरी जो कि पति पत्नी थे, उनको सामूहिक रूप से राजा बनाया गया। तो इस क्रांति से ये हुआ कि राजा की सारी शक्तियां
क्योंकि हमने अभी अभी देखा था कि 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात ही बिल ऑफ राइट्स जनता ने, संसद ने राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया था। कौन सा राजा? विलियम और मैरी। तो 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति हुई, चार्ल्स द्वितीय को हटा दिया गया, विलियम और मैरी राजा बने और विलियम और मैरी ने इस बात का आश्वासन दिया संसद को कि वे संसद के कहे अनुसार ही शासन करेंगे। इस प्रकार पहली बार स्पष्ट रूप से ब्रिटेन में यह तय हो गया कि अब राजमुकुट की सारी शक्तियों का प्रयोग राजा अकेला नहीं करेगा, परन ब्रिटेन की राजनीतिक संस्थाओं का समूह करेगा, जिसमें राजा, संसद के दोनों सदन अर्थात लॉर्ड सभा और कॉमन सभा, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, लोक सेवा, ये सब मिलकर के राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। और इसलिए यह जो फर्क है इसको जानना बहुत आवश्यक है कि दोनों का अंतर क्या है। तो चलिए हम देखते हैं। राजमुकुट एक संस्था है जिसमें ये सभी राजा, संसद, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और लोक सेवा ये सब मिलकर के राजमुकुट कहलाते हैं, जबकि राजा एक व्यक्ति मात्र है। राजमुकुट अमर है। संस्थाओं में व्यक्ति आते रहते हैं, जाता रहते हैं। एक राजा आता है, संसद में कोई एक प्रधानमंत्री आता है, उसकी मृत्यु होती है, चला जाता है, दूसरा आता है। राजमुकुट में संस्थाएं हैं, संस्थाएं अमर होती हैं, जबकि राजा एक व्यक्ति है, वो नश्वर है। राजमुकुट सावयव है। सावयव ये का अर्थ ये है कि राजमुकुट एक संपूर्ण कानूनी पुरुष है। अगर कानून की नजर में देखें तो वह एक कंप्लीट कानूनी व्यक्ति है जो कि बहुत सारी संस्थाओं से मिलकर के बना है, जबकि राजा उस सावयव का केवल एक अंग मात्र है, वह राज्य का अध्यक्ष है। राजमुकुट के पास विशाल शक्तियां हैं, वैधानिक, न्यायिक, वित्तीय, कार्यकारी शक्तियां, जबकि राजा केवल औपचारिक प्रधान मात्र है। राजमुकुट सामूहिक है, बहुत सारे सैकड़ों लोगों से मिलकर के राजमुकुट बनता है। राजा व्यक्तिगत है। अब यदि बात करें कि राजमुकुट की शक्तियां आखिर कहते किसे हैं, तो जिन शक्तियों का प्रयोग राजा मंत्रिमंडल की सलाह से संसद के साथ मिलकर के करता है, उन सब को सामूहिक रूप से राजमुकुट की शक्तियां कहा जाता है। पहले इन शक्तियों का प्रयोग राजा अपने विवेक से करता था, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से करता था, निरंकुशता पूर्वक करता था, किंतु राजपंथ के लोकतंत्रीकरण के बाद राजा उनका प्रयोग जनप्रतिनिधियों की सलाह से करता है। बात अगर की जाए कि राजा की वास्तविक स्थिति क्या है, उसको हम समझें तो राजा के लिए वहां ये कहा जाता है ब्रिटेन में कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि राजा को कुछ छूट दी हुई है, कुछ उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। अर्थात एक उन्मुक्ति उदाहरण के तौर पर कि राजा को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, राजा को बंदी नहीं बनाया जा सकता। तो राजा को पहली बात तो यह है कि राजा को कुछ उन्मुक्तियां प्राप्त है। इस कथन का आशय हम देख रहे हैं। इस कथन का दूसरा आशय ये है कि राजा कोई गलती क्यों नहीं करेगा, क्योंकि राजा कोई कार्य ही नहीं करता है। अब राजा कोई व्यक्ति है तो और राज्य का अध्यक्ष भी है, तो कार्य तो वो करता ही है। तो इसका क्या अर्थ है कि राजा कोई कार्य नहीं करता? तो इसका अर्थ इस अगली पंक्ति में छिपा हुआ है, क्योंकि राजा के द्वारा किए गए कार्य के लिए वो कार्य तो करता है, पर उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए अन्य व्यक्ति कोई उत्तरदायी है। और वो अन्य व्यक्ति कौन है? वो है उसके मंत्रिमंडल के विभिन्न मंत्री। क्योंकि राजा जिस भी कानून पर हस्ताक्षर करता है, उसके द्वारा दिए जाने वाले प्रत्येक आदेश, नियम और कानून पर किसी न किसी मंत्री के प्रति हस्ताक्षर होने चाहिए। इसलिए राजा के द्वारा जो प्रति हस्ताक्षरित जो मंत्री है, वही उस कार्य के लिए उत्तरदायी है। राजा क्योंकि जब स्वयं कोई कार्य नहीं करता, तो वह दूसरों से भी
कोई कार्य नहीं करवा सकता, कोई गलत काम नहीं करवा सकता और उसका कार्य सदैव सही माना जाएगा। इस प्रकार राजा की वास्तविक स्थिति ये है कि सम्राट केवल औपचारिकता के लिए है। सम्राट के नाम से जो भी कार्य होते हैं वो सब काम मंत्रिमंडल के सदस्य करते हैं और उन कामों की कानूनी रूप से जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की ही होती है। दूसरा जो कथन जो राजा की स्थिति की ओर इंगित करता है कि राजा स्वर्णिम शून्य है, ही इज अ गोल्डन सिफर, गोल्डन जीरो। इसका अर्थ ये है कि उसके शान शौकत तो बहुत है, वो राजमहल में रहता है, वो बहुत राज पोशाक, बहुत कीमती पोशाक धारण करता है, वो मुकुट धारण करता है, यानी कि उसका तामझाम, उसका वैभव बहुत अधिक है, लेकिन शक्तियां उसके पास बिल्कुल भी नहीं है। शक्तियां उसके हाथ से निकल करके संसद और मंत्रिमंडल के पास चली गई हैं। एक कथन यदि ये आ जाए प्रश्न में कि सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं करता, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि सम्राट के नाम से राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। दूसरी दुनिया के दूसरे देशों में जब राज्यों के अध्यक्ष जिन कार्यों को करते हैं वो सभी कार्य यहाँ पर राजा के द्वारा किए जाते हैं। राजा ही जो है वहां पर तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी होता है, उसी के नाम से सारा न्याय कार्य किया जाता है, उसी के नाम से उपाधियों का वितरण किया जाता है। यानी कि जो भी कार्य ब्रिटेन की सरकार करेगी वो राजा के नाम से करेगी। इसको कहते हैं राज्य करना। किंतु शासन करने का अर्थ है सरकार का वास्तविक संचालन करना, वास्तविक निर्णय लेना, वास्तव में कानून बनाना, उन कानूनों को पालन करवाना। तो यह कार्य राजा का नहीं है, वरन यह कार्य है संसद के बहुमत दल के, यानी कि कॉमन सभा के बहुमत दल का जो नेता होता है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। शासन करने का काम प्रधानमंत्री का है, राज्य करने का काम राजा का है। शासन करना वास्तविक शक्तियों को दर्शाता है, जबकि राज्य करना केवल शक्तियों का प्रतीकात्मक स्वरूप है। सम्राट के विशेष अधिकार। राजा की वास्तविक स्थिति को जानना हो तो हमें यह समझना पड़ेगा कि सम्राट के कुछ विशेष अधिकार हैं। विशेषाधिकार वे अधिकार होते हैं जो राजपद के भीतर ही निहित होते हैं, उसे कोई छीन नहीं सकता। उसे न संसद ले सकती है, न संसद राजा को दे सकती है, वो राजा के पास राजा होने के रूप में ही विद्यमान है। ये वो अधिकार हैं जो संसद के सारे अधिकार राजा से छीन लेने के बाद राजा के पास बचे हुए हैं। इन अधिकारों में हम उदाहरण के तौर पर 3 अधिकारों का यहाँ जिक्र कर सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री का चयन। अब सामान्य परंपरा, कन्वेंशन या परंपरा क्या है कि लोक सदन के बहुमत दल के नेता को राजा प्रधानमंत्री बनाएगा। आम चुनाव में जिस भी व्यक्ति को कॉमन सभा का बहुमत मिलेगा, जिस भी राजनीतिक दल को, उसके नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। किंतु यदि आम चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है, तब राजा क्या करेगा? उस समय राजा का यह विशेष अधिकार है कि वह यह देखे कि किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हैं जो कि बाद में संसद का बहुमत हासिल कर पाएगा। लोक सदन का विघटन। यहां भी यह परंपरा है कि प्रधानमंत्री राजा को परामर्श देगा कि वो लोक सदन का विघटन करे, लेकिन राजा के पास यह विशेषाधिकार है, वो यह देखे कि प्रधानमंत्री का जो परामर्श है वो कानूनी रूप से ठीक है अथवा नहीं। इसी प्रकार से विधेयक पर वीटो करना, विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना। तो ये कुछ विशेषाधिकार हैं जो राजा के उसके
विशेष रूप से उसके पास सुरक्षित हैं। फिर यह प्रश्न आता है कि जैसे हमने देखा कि राजा शासन नहीं करता, किंतु राजा शासन को प्रभावित अवश्य कर सकता है। बेजहॉट एक विचारक हुए हैं इंग्लैंड में, और उनका यह कहना है कि राजा के पास शासन को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण अधिकार हैं: परामर्श देने का अधिकार, प्रोत्साहन देने का अधिकार और चेतावनी देने का अधिकार। यानी कि राजा जब राजा से अपेक्षा की जाए तब वो परामर्श दे सकता है प्रधानमंत्री को, विरोधी दल को, जो भी उससे परामर्श प्राप्त करे। वह सरकार के अच्छे कार्यों के लिए उन्हें प्रोत्साहन देता है, सार्वजनिक रूप से उनकी प्रशंसा करता है और जनता पर इसका बहुत अच्छा असर होता है। और यदि कोई सरकार ठीक प्रकार से काम नहीं करती तो राजा उन्हें चेतावनी भी दे सकता है। इंग्लैंड में जब हमने ये देखा कि जब राजा कोई वास्तविक काम करता ही नहीं है तो फिर राजा के होने की उपयोगिता क्या है, तो उसके औचित्य की यदि बात करें, जिस पर प्रश्न आ जाता है और बड़ा प्रश्न आता है, छोटा भी आ सकता है, तो उसके कुछ बिंदु ये हैं कि राजपद ने इंग्लैंड के संविधान के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक तो उसने संविधान को लोकतंत्रीकरण करने में सहायता की है। संविधान का ये यानी कि राजाओं ने समय समय पर जो भी कहा, राजाओं ने उसको स्वीकार किया, चाहे तो वो मैग्ना कार्टा के रूप में, चाहे बिल ऑफ राइट्स, चाहे पिटिशन ऑफ राइट्स। इसके अलावा राजा के द्वारा जो है वो इस बात के लिए आग्रह करना कि वो बैठकों की अध्यक्षता नहीं करके प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। राजा के बहुत सारे निर्णय ऐसे रहे कि ब्रिटेन के संविधान का लोकतंत्रीकरण होता चला गया। राजा निष्पक्ष है, वह न तो विरोधी दल का पक्ष लेता है न सरकार का पक्ष लेता है, वरन वह पूरे देश की जनता के हित में काम करता है, उसे जनता का समर्थन प्राप्त है। राजपद जनमानस के रूढ़िवादी स्वभाव के अनुकूल है। वह निर्दलीय निर्णायक है, वो किसी भी दल में, वो दलीय राजनीति के दलदल में फंसा हुआ नहीं है, वरन दलीय राजनीति से ऊपर है। मंत्रिमंडल का स्थायी परामर्शदाता, क्योंकि मंत्री आते रहते हैं जाते रहते हैं, जबकि राजा स्थायी है। राजपद वर्तमान की जो महारानी है एलिजाबेथ, वो पिछले 92 साल से उन्होंने अपने जीवन में 20, 22 या 25 जो है वो मंत्रिमंडलों को आते जाते हुए देखा है। तो वो स्थायी रूप से उनका अनुभव इतना व्यापक हो जाता है राजा का कि वो एक अच्छा परामर्श दे सकता है। संसदीय प्रणाली में भी एक औपचारिक प्रधान की आवश्यकता होती है, जो कि राजा उस आवश्यकता को पूरा कर देता है। आपातकाल में, जबकि यदि संसद का जो निचला सदन है वो किसी कारण से भंग हो जाए या जब ऐसा कोई संस्था नहीं बचे, उस समय राजमहल में राजा हमेशा होता है जनता की रक्षा के लिए, देश के शासन को संभालने के लिए। राजा राष्ट्र की एकता और गौरव का प्रतीक है। ब्रिटेन का जो एक विशाल साम्राज्य था, वो साम्राज्य कभी राजा के नेतृत्व में ही प्राप्त किया गया था। जनता उस गौरव को आज अनुभव करती है। आर्थिक औचित्य ये है कि राजपद के कारण अनावश्यक जो राष्ट्रपति के लिए होने वाले चुनाव हैं उनसे बचा जा सकता है, और एक दलदल जो चुनावी राजनीति के दलदल से भी मुक्त रखा जा सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय कारण ये है कि इंग्लैंड का राजा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी एक बहुत ही गौरव का स्थान धारण किए हुए है। अब हम बात करते हैं मंत्रिमंडल की। ब्रिटेन में यदि बात चर्चा करें कि मंत्रिमंडल जो है उसका विकास कैसे हुआ, तो एंग्लो सैक्सन पीरियड में एक जो संस्था थी उसका नाम था क्यूरिया रेजिस। फिर क्यूरिया रेजिस के बाद उसको हटा करके प्रीवी परिषद सामने आई, प्रीवी परिषद के बाद काबाल और काबाल के बाद मंत्रिमंडल। इस प्रकार से धीरे धीरे ब्रिटेन की जो मंत्री परिषद है उसका विकास होता चला गया। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में अर्थात कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या अंतर है? पहला अंतर है स्थिति संबंधी अंतर।
अर्थात मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष जो हैं केवल वही होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में अन्य अधीनस्थ व्यक्ति भी होते हैं, अधीनस्थ मंत्री। मंत्रिमंडल छोटा होता है और मंत्रिपरिषद बड़ी होती है। मंत्रिमंडल में केवल विभागों के अध्यक्ष हैं, मंत्रिपरिषद में उनके अधीन काम करने वाले राज्य मंत्री, उप मंत्री और सचिव स्तर के मंत्री भी होते हैं, इसलिए कम से कम 4 गुना बड़ी होती है मंत्रिपरिषद। कार्य संबंधी अंतर, महत्वपूर्ण अंतर यह है कि मंत्रिमंडल का कार्य नीति का निर्माण करना है, जबकि मंत्रिपरिषद का जो अन्य मंत्रियों का काम है उन नीतियों के क्रियान्वयन को देखना भी है। वेतन संबंधी अंतर, मंत्रिमंडल विभागीय अध्यक्ष होने के कारण मंत्रियों को अधिक वेतन मिलता है और इन अन्य मंत्रियों को कम वेतन मिलता है। अब यदि हम देखें कि मंत्रिमंडलीय प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं, तो ये जो विशेषताएं हैं वो ही संसदीय प्रणाली की विशेषताएं भी हैं। पहला, सम्राट का पृथकत्व, अर्थात मंत्रिमंडल के अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, वरन सम्राट उससे पूरी तरह से अलग रहता है। जबकि यद्यपि मंत्रिमंडल के सदस्य सम्राट के ही मंत्री कहे जाते हैं, लेकिन सम्राट मंत्रिमंडल से पूरी तरह से अलग है। प्रधानमंत्री इनका नेता होता है और समूहबद्धता का तात्पर्य यह है कि एक समूह में कार्य करता है मंत्रिमंडल। इनके लिए कहा जाता है कि ये साथ साथ तैरते हैं, साथ साथ डूबते हैं, अर्थात ये एक साथ अपना सारा उत्तरदायित्व वहन करते हैं, चाहे राष्ट्र के सामने बात हो, चाहे संसद के सामने हो। और इनका उत्तरदायित्व 3 तरह का होता है। कानूनी उत्तरदायित्व, जिसका अर्थ ये है कि ये राजा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वैधानिक रूप से ये राजा के मंत्री होते हैं और कानूनी रूप में राजा के द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य के लिए कोई न कोई मंत्री ही उत्तरदायी होता है। अंतः मंत्रिमंडलीय का अर्थ है कि ये सभी मंत्री मंत्रिमंडल के भीतर एक दूसरे के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। और राजनीतिक का तात्पर्य ये है कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। गोपनीयता, इसका अर्थ है मंत्रिमंडल की बैठकों में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वे पूरी तरह से गोपनीय रखे जाते हैं। उन्हें किसी भी तरह से जब तक स्वयं मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री उन्हें उजागर नहीं कर देता, उन्हें उजागर नहीं किया जा सकता और उसकी गोपनीयता को भंग करना एक कानूनी अपराध है। सजातीयता, इसका अर्थ है कि सभी मंत्रिमंडल के सभी मंत्री एक ही राजनीतिक दल से लिए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न न हो विचारधारा का और नीतियों का। व्यवस्थापिका से घनिष्ठता, इसका अर्थ है मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्य भी होंगे और यदि कोई व्यक्ति, कोई मंत्री व्यवस्थापिका का या कॉमन सभा या लॉर्ड सभा का सदस्य यदि नहीं भी होता है तो ये आवश्यक है कि मंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर ही वो संसद की सदस्यता ग्रहण कर ले। इस प्रकार से मंत्रिमंडलीय अथवा संसदात्मक प्रणाली की ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ब्रिटेन में बहुत प्रकार के मंत्रिमंडल प्रचलित हैं। परिभाषा की दृष्टि से यदि हम बात करें तो हम कैसे परिभाषित करेंगे? पहला है साझा मंत्रिमंडल या कोएलिशन। साझा मंत्रिमंडल का अर्थ यह है कि जब आम चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, तब कई दलों को मिला करके सरकार बनाई जाती है। तब विभिन्न राजनीतिक दलों के व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तब जो सरकार बनती है वो साझा मंत्रिमंडल की बनती है। युद्ध मंत्रिमंडल उस परिस्थिति में बनता है जब प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध या अन्य विश्व युद्धों में प्रधानमंत्री युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक
अलग से मंत्रिमंडल बना देता है, जिसमें रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, ये 4-5 महत्वपूर्ण विभागों के जो मंत्री हैं वो युद्ध मंत्रिमंडल के रूप में कार्य करते हैं। और इसका महत्वपूर्ण जो काम है वो तुरंत निर्णय लेना है। यह जो है वो आपातकाल के समय इसका गठन किया जाता है। आंतरिक मंत्रिमंडल, आंतरिक मंत्रिमंडल का तात्पर्य ये है कि जो लगभग 20 मंत्री होते हैं, उन 20 मंत्रियों में भी 4-5 जो अत्यंत महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री होते हैं, वस्तुतः महत्वपूर्ण निर्णय वही लेते हैं। विदेश मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, ये आंतरिक मंत्रिमंडल में सामान्यतः सम्मिलित रहते हैं। और अंतिम महत्वपूर्ण, जिस पर अक्सर प्रश्न आ जाता है, छाया मंत्रिमंडल। छाया मंत्रिमंडल नाम से ही पता चलता है, एक मंत्रिमंडल जो वास्तविक मंत्रिमंडल है और दूसरा जो छाया की तरह इस मंत्रिमंडल के पीछे लगा रहता है। इसका निर्माण विरोधी दल के नेता के द्वारा किया जाता है। और छाया मंत्रिमंडल जो है वो एक वास्तविक मंत्रिमंडल नहीं होता है, किंतु विरोधी दल के द्वारा बनाया गया की गई एक व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत सभी जो छाया मंत्री हैं वो किसी भी समय यदि सत्ता पलट हो जाए तो सरकार का स्थान लेने के लिए तैयार रहते हैं। और छाया मंत्रिमंडल का सबसे महत्वपूर्ण काम है सरकार के द्वारा जो भी कमियां रह गई हैं शासन में, उन कमियों को उजागर करना, उन कमियों पर संसद में बात करना और जनता के सामने सरकार की जो असफलताएं हैं उनको उजागर करना। प्रधानमंत्री, जैसा कि हमने देखा कि यह मंत्रिमंडल का नेता होता है, सरकार का प्रमुख होता है। एक परंपरा है ब्रिटेन में, और वही परंपरा जो अब पूरे दुनिया में संसदात्मक प्रणाली वाले देशों में चलती है कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। तो लोक सदन में बहुमत दल के नेता को राजा प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करता है। प्रश्न, यदि छोटा प्रश्न आ जाता है कि प्रधानमंत्री किसे बना सकता है राजा, तो लोक सदन जो कि कॉमन सभा है उसमें बहुमत दल का नेता। ये जो चित्र है ये प्रधानमंत्री की स्थिति को दर्शाता है। मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद जो कि सबसे बड़ा सर्कल है, उस मंत्रिपरिषद के भीतर विभिन्न विभागों के अध्यक्ष जो हैं वो सामूहिक रूप से उन्हें मंत्रिमंडल कहा जाता है। इस मंत्रिमंडल के भीतर एक आंतरिक मंत्रिमंडल होता है जिसमें 4-5 मंत्री सम्मिलित रहते हैं, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री। और सबसे जो केंद्र में है वो है प्रधानमंत्री। इस तरह से हम देख सकते हैं कि शक्तियों के केंद्रीकरण को दर्शाने वाला यह एक चित्र है, जिसमें संसद की सारी शक्तियां जो हैं ये, और ये जो वातावरण, ये जिसे हम चारों तरफ देख रहे हैं सर्कल के बाहर, यह संसद है। संसद के भीतर मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद है, और इस तरह से शक्ति का जो केंद्र है वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां मंत्रिमंडल संबंधी कार्य हैं, जिसमें मंत्रिमंडल का निर्माण करना, मंत्रिमंडल का संचालन करना, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना और मंत्रिमंडल का अंत करना, सम्राट को परामर्श देना, लोक सदन का नेतृत्व करना, यानी कि कॉमन सभा की बैठकें कब होंगी, वो किस प्रकार से संचालित होंगी, यह वो स्पीकर के साथ मिलकर के तय करता है। शासन का संचालन करना, जिसमें नियुक्तियां करना, संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग करना, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना, दल का नेता होता है। मंत्रिमंडलीय तानाशाही, एक प्रश्न जो पूछा जाता है वो है कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडलीय तानाशाही उत्पन्न हो गई है। पहले हम बात करते थे राजा की तानाशाही की, लेकिन वर्तमान में मंत्रिमंडलीय तानाशाही है। इसका अर्थ ये है
कि ब्रिटेन में दलीय अनुशासन, संसद में विभिन्न दोनों राजनीतिक दल जो महत्वपूर्ण है उनका दलीय अनुशासन इतना अधिक है कि उन्हें दल के अनुसार ही काम करना पड़ता है। दूसरा, सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है संसद के प्रति, इसलिए समूह के रूप में उनकी शक्तियों में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। फिर मंत्रिमंडल के पास लोक सदन के विघटन का अधिकार है। वो यदि लोक सदन कॉमन सभा उनके अनुसार काम नहीं करती है तो उसको अधिकार है कि बस लोक सदन का विघटन करके नए आम चुनावों की घोषणा कर दे। फिर संसदीय कार्यविधि इस प्रकार की है जिसमें कि सारी शक्तियां मंत्रिमंडल को दे दी गई हैं। संसदीय जीवन तो होता ही मंत्रिमंडल के लिए ही है, क्योंकि मंत्रिमंडल ही कानून बनाते हैं, वे ही कानूनों को लागू करते हैं। संसद जो है वो मंत्रिमंडल का अनुगमन करने वाली एक सहचरी मात्र है। प्रदत्त व्यवस्थापन जो है उसके अंतर्गत आज कानून का निर्माण भी जो है वो वास्तव में संसद के स्थान पर मंत्रिमंडल करने लगा है। संकटकालीन स्थितियों में मंत्रिमंडल की शक्तियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। और प्रशासकीय न्याय की जो व्यवस्था है, प्रशासकीय न्याय का तात्पर्य ये है कि सरकारी अधिकारियों के द्वारा जो भी गलतियां की जाती हैं उसके लिए दंड जो है वो उस विभाग में ही दे दिया जाता है, उसके लिए न्यायपालिका में नहीं जाते। अब प्रश्न ये है कि इन महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं जिसके कारण ये कहा जाता है कि मंत्रिमंडल तानाशाह बन गया है, लेकिन व्यवहार में मंत्रिमंडल अधिनायक नहीं है। यह चित्र इस बात को दर्शा रहा है कि मंत्रिमंडल तानाशाह नहीं है, क्योंकि उस पर बाहर से अनेक प्रकार के नियंत्रण हैं। मंत्रिमंडल पर संसद के दोनों सदनों का नियंत्रण रहता है, संसद लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। लोकमत का नियंत्रण उस पर रहता है। सम्राट जो कि एक बहुत ही जनता की स्वामी भक्ति उसको प्राप्त है, सम्राट का नियंत्रण है। और विरोधी दल का अस्तित्व हमने देखा कि छाया मंत्रिमंडल हर समय मंत्रिमंडल के पीछे लगा रहता है उसकी गलतियों को उजागर करने के लिए। इन सभी कारणों से मंत्रिमंडल यद्यपि शक्तिशाली है किंतु वो कभी भी अधिनायक नहीं बन सकता। फटाफट हम देखते हैं कि संसदीय संप्रभुता का अर्थ क्या है। अगला जो चैप्टर है संसद, उसमें एक प्रश्न बनता है संसदीय संप्रभुता का, उसका अर्थ क्या है। तो डिलोमे ने उसके लिए ये कहा है कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा और सब कुछ कर सकती है। संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है, और संसद की विधि सर्वोच्च है, न्यायालय से उसको अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। तो ये 3 बिंदु हैं जो कि ये तय करते हैं कि संसदीय संप्रभुता क्या है। अब एक बात ये की जाती है कि संसदीय संप्रभुता में व्यवहार में बहुत अधिक कमी आ गई है, उसके कारण क्या है। तो पहला कारण है मंत्रिमंडल का नेतृत्व, यानी कि अब संसद के द्वारा किए जाने वाले कामों को मंत्रिमंडल करने लग गया है, इसलिए उसकी उच्च स्थिति में कमी आई है। प्रदत्त व्यवस्थापन की जो स्थिति है जिसके कारण कि कानून बनाने का काम अब व्यवहार में मंत्रिमंडल करने लग गया है। फिर बड़े बड़े चुनाव क्षेत्र होते हैं और इन चुनाव क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकता, उसको किसी न किसी राजनीतिक दल के अधीन ही चुनाव लड़ना पड़ता है। और दलीय अनुशासन के कारण वो अपने दल का कहना अधिक मानता है बनिस्बत की वो संसद के सदस्य के रूप में स्वतंत्र निर्णय ले। संसदीय प्रक्रिया भी ऐसी है कि वो दलीय निर्णयों को भी प्राथमिकता देती है। और वित्तीय नियंत्रण में कमी, संसद मंत्रिमंडल के द्वारा जो बजट बनाया जाता है उसमें उसका कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं होता है। इन सभी कारणों से संसदीय संप्रभुता में व्यवहार में कमी आ गई है। अब इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश संसद की वास्तविक स्थिति क्या है। संसद केवल एक संस्था नहीं है, वरन वह 2 सदनों से मिलकर के बनी है, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा, इसलिए उसकी शक्तियां विभाजित हो गई हैं।
फिर संसद का ही एक अंग है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, जो संसद की तरफ से उसकी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। और संसद का ही एक अंग है राजा। इस प्रकार ये इतने लोग मिलकर के संसद की शक्तियों का अलग अलग प्रयोग करते हैं, और इसीलिए संसद की जिस संप्रभुता की बात करते हैं वो व्यवहार में संभव नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न अक्सर आता ही है वो है कॉमन सभा के स्पीकर के बारे में, जो कि लोकसभा का या वहां की कॉमन सभा का जो कि निचला सदन है उसका अध्यक्ष होता है। उसके लिए परंपरा है कि एक बार का स्पीकर, बार बार का स्पीकर, वंस अ स्पीकर इज ऑलवेज अ स्पीकर। इसका अर्थ ये है कि कोई एक व्यक्ति जब एक बार किसी चुनाव क्षेत्र से जीत जाता है और जीत करके जब संसद का अध्यक्ष बन जाता है, तब जीवन पर्यंत वो उसी चुनाव क्षेत्र से बार बार जीत करके आएगा। उसके सामने यह परंपरा है कि विरोधी दल अपना कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगा। इसलिए एक बार स्पीकर बनने वाला जो व्यक्ति है वो कम से कम 20, 25, 30, 40 साल तक के लिए भी स्पीकर रह सकता है। और इसका कारण ये है कि वो निर्दलीय हो जाता है, निर्दलीय चरित्र वाला। वो अपने राजनीतिक दल के फायदे के लिए काम नहीं करता, वरन पूरी संसद की गरिमा के लिए कार्य करता है। स्पीकर के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। यदि उसके वैसे तो बहुत से सामान्य महत्वपूर्ण कार्य हैं ही हैं, सदन की अध्यक्षता करना, सदन में अनुशासन बनाए रखना, किंतु यदि दो महत्वपूर्ण पद कार्यों की बात की जाए ब्रिटेन के स्पीकर की, तो एक तो वो कास्टिंग वोट, निर्णायक मत देता है। जब दोनों तरफ के किसी मतगणना में दोनों तरफ के मत बराबर होते हैं, तब वह निर्णायक मत दे करके ये तय करता है कि किसकी बात मानी जाएगी। वित्त विधेयक का प्रमाणीकरण। कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इस बात का प्रमाण पत्र स्पीकर के द्वारा ही दिया जाता है। अब प्रश्न उठता है, प्रदत्त व्यवस्थापन किसे कहते हैं? संसद के द्वारा दिए गए कानूनी अधिकारों के अंतर्गत कार्यपालिका के द्वारा जो भी आदेश, नियम और उपनियम जारी किए जाते हैं उन्हें प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। इसका सरल शब्दों में अर्थ ये है कि संसद केवल कानून की मोटी मोटी रूपरेखा बना देती है, और जब उस कानून को लागू करते हैं तब मंत्रिमंडल उनमें छोटे छोटे नियम डालता जाता है, और उन नियमों का प्रभाव वैसा ही होता है जैसा कि कानूनों का होता है। व्यवहार में आजकल हम बात करें कि 90% तक भी जो लेजिस्लेशन या व्यवस्थापन, कानून निर्माण का काम है, वो प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत मंत्रिमंडलों के द्वारा ही किया जाता है। कारण क्या है? क्यों संसद ने कानून बनाने का अपना काम मंत्रिमंडल को दे दिया? उसके कुछ कारण हैं। पहला, संसद के पास समय का अभाव रहता है। संसद वर्ष में केवल 2 बार एक एक महीने के लिए बैठती है। उनमें भी बहुत सारी छुट्टियां आ जाती हैं, काम के घंटे बहुत कम होते हैं, लोग उपस्थित नहीं रहते हैं संसद के सदस्य। उन सभी कारणों से उनके पास इतना समय नहीं रहता है कि एक समय में वो बहुत सारे कानूनों को बना करके उनको पारित कर दें। दूसरा, कानून की जटिलता। कानून निर्माण का काम वास्तव में एक जटिल काम है, और उसको सामान्य संसद के सदस्य के लिए ये संभव नहीं है कि इन महत्वपूर्ण कानूनों का निर्माण वो कर दे। इसलिए कानून के जानकार ही उस काम को कर सकते हैं। कानून के लागू करने के लिए लचीलेपन की आवश्यकता होती है, यानी कि समय और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग समय के लिए अलग अलग आदेशों, नियमों को लागू किया जाता है। और संकट काल के लिए आवश्यक, संकट काल में किसी भी कानून को अलग तरह से यदि लागू करने की बात हो तो प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत ऐसा किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, विधि का शासन किसे कहते हैं? व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? इसमें डाइसी के विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
डाइसी ने अपने ग्रंथ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अपने विचार रखे हैं। उसके अनुसार विधि के शासन का अर्थ है कि बिना अपराध के दंड नहीं दिया जा सकता, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, कानून की नजर में सब समान हैं और संविधान के सामान्य सिद्धांत जो हैं वो न्यायिक निर्णयों के परिणाम हैं। यानी कि कानून वही है जिसे न्यायपालिका तय करती है, न कि किसी व्यक्ति के द्वारा उसे तय किया जाए। एक प्रश्न है, लोक सेवा की नई तानाशाही का क्या अर्थ है? लॉर्ड हीवर्ट ब्रिटेन में एक विद्वान हुए। उन्होंने लोक सेवा की बढ़ती हुई शक्ति को नई तानाशाही की संज्ञा दी थी। उनके अनुसार जो प्रशासकीय न्याय की जो नई प्रवृत्ति थी उसने विभागों को संसद से भी अधिक शक्तिशाली बना दिया था। उनके अनुसार लॉर्ड हीवर्ट ये कहते हैं कि शासन का वास्तविक संचालन आज न तो संसद करती है न मंत्रिमंडल करता है, वरन यही लोक सेवक करते हैं, जो कि एक बार लोक सेवा में आने के बाद सेवानिवृत्ति तक अपने पद पर बने रहते हैं। अनेक मंत्रिमंडल उनके सामने आते हैं और जाते हैं और सभी मंत्री अपने अपने विभागों के लिए इन्हीं लोक सेवकों पर निर्भर करते हैं। इसीलिए ये कहा गया है कि संसद मंत्री पर तथा मंत्री लोक सेवकों पर निर्भर हैं और वे लोक सेवकों के हाथों की कठपुतली है। इसे ही लोक सेवा की नई तानाशाही कहा गया है। और अंत में ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से हैं? तो ब्रिटेन में सामान्यतः द्विदलीय प्रणाली है, यद्यपि कुछ नए दल बन गए हैं, लेकिन वर्तमान में दो महत्वपूर्ण दल, अनुदार दल और श्रमिक दल, और तीसरा दल उदार दल, जिसकी शक्ति पहले 17वीं 18वीं शताब्दी में बहुत अधिक थी, किंतु वर्तमान में इसकी शक्ति में बहुत अधिक कमी आ गई है। तो यदि दो प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम हम देखें तो अनुदार दल और श्रमिक दल आज ब्रिटेन की शक्ति राजनीति के महत्वपूर्ण अंग हैं। इस तरह से संक्षेप में हमने ब्रिटेन के संविधान का अवलोकन किया है। धन्यवाद।